गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। तो सेक्शन 17 क्या कहता है जी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, के फिर एक्ट की तरफ बताते हैं। मैटर टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट्स इन अपॉइंटिंग गार्डियन, in appointing or declaring the guardian of a minor, the court shall, subject to the provision of this section, be guided by what? Consistently with the law to which the minor is subject, appear in the circumstance to be for the welfare of the minor. In considering what will be for the welfare of the minor, the court shall have regard to the age, sex, and religion of the minor, the character and capacity of the proposed guardian, and his nearness of kin to the minor, the wishes, if any, of a deceased parent, and any existing or previous relations of the proposed guardian with the minor or his property. If the minor is old enough to form an intelligent preference, the court may consider that preference. The court shall not appoint or declare any person to be a guardian against his will. अब इसमें ही अगर आपको ये एक सवाल आता है या आपने कुछ ड्राफ्टिंग व्हाट्सएवर आपने आर्गुमेंट करने हैं, प्रो एंड कंट्रा, यही आपके आर्गुमेंट या सवाल या पॉइंट अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और एक एक जो पॉइंट है उसको हम हाईलाइट करते चलते हैं जी। वो कहता है जी कौन से चीजें जो हैं, फैक्टर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, वो अदालत कंसीडर करेगी जब वो गार्डियन अपॉइंट करेगी माइनर का। तो पहली बात वो करता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर। इस एक्ट का मकसद ही क्या है, याद रखिएगा। अगर वो कहता है कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का ऑब्जेक्ट ही वेलफेयर ऑफ माइनर है। अगर अदरवाइज भी पूछता है कहीं भी, ये कॉन्सेप्ट या ये चीज आप कहीं भी ज़हन से निकाल दें कि अदरवाइज इसके कोई बात वो कर रहा है, मेन फोकस उसका वेलफेयर ऑफ माइनर है। और इस पे लेटेस्ट जजमेंट भी हैं कि इवन एक अजनबी के पास एक फीमेल चाइल्ड का वेलफेयर है तो वो फीमेल चाइल्ड भी उसके हवाले कर दी जाएगी। हालांकि फीमेल चाइल्ड, क्यों फीमेल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो सेक्शन 17 है वो क्लियरली कहता है कि किन किन चीजों को कंसीडर किया जाएगा। तो उसमें सेक्स यानी कि जेंडर के वो क्या है एक्चुअल में, तो उस हवाले से वो बात कर रहा है। अब वो सर कहता है जी क्या कंसीडर अपॉइंटिंग डिक्लेयरिंग द गार्डियन ऑफ माइनर, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी गाइडेड। अब गाइडलाइन है जी पूरी, इसमें क्या है, कंसिस्टेंटली विद द लॉ। पहली वेलफेयर ऑफ द माइनर हो गया जी एक बात। सेकेंडली वो करता है जी इन कंसीडरिंग व्हाट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द एज। नंबर 1, एज ऑफ द माइनर। हमने एज में देखा कि अगर उसका कोई गार्डियन है जिसको कस्टडी देनी है, वो मदर है, तो उसके लिए फीमेल चाइल्ड की कितनी है बताया हुआ है, टिल डेट ऑफ प्यूबर्टी। अब एज में आ गया फैक्टर, और मदर ही है, और दूसरी तरफ जो माइनर है वो क्या है, मेल। फीमेल तो हो गया ना टिल डेट ऑफ प्यूबर्टी भाई, टिल डेट ऑफ प्यूबर्टी।
अब दूसरी बात करता है कि जी बताइए, माइनर मेल है, वालदा के पास है, तो एज का काउंट कितनी एज तक कंसीडर होगा? 7 ईयर। ये हो गया एज का फैक्टर। इसके अलावा एज का एक और फैक्टर भी है कि एज को उसकी जो रैशनैलिटी और उसकी स्टेटमेंट है वो भी कंसीडर होगी। विशेस, माइनर किसके साथ जाना चाहता है, ये भी दो चीजों से कोर्ट देखती है। एज, उसकी स्टेटमेंट कंसीडर होती है। सेकंडली कंसीडर होता है क्या, कि वो कितना रैशनल है, कितनी रैशनल स्टेटमेंट दे रहा है, माइनर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। कहीं जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो अबव 18 है वो बहुत रैशनल स्टेटमेंट दे रहा हो, और हर जो बच्चा है वो बिलो 18 है तो वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हो जिस पर रिलायंस नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि उसकी अगर स्टेटमेंट आ रही है तो बच्चे की एज के साथ रैशनैलिटी क्या है। एज आ गया जी, नंबर 2 किया हमने। नंबर 3 वेरी इजी, सेक्स मीन जेंडर। अब इसमें मेल है या फीमेल है, दोनों की कंसीडरेशन प्रपोज गार्डियन। मसलन कि एक गार्डियन तो अच्छा है, विलिंग भी है, लेकिन वो चाइल्ड जो है वो फीमेल है, तो फिर क्या आ जाएगा कि देखा जाएगा कि मेल तो होगा तो फिर शायद हैंडओवर कर दिया जाए, तो ये फीमेल है। तो ये सारे सर्कमस्टेंस कोर्ट देखिए, कभी भी ये कोर्ट जो है एज अ होल एक लॉ पे नहीं जाएगी। ये हालातों वाक़यात, हर केस, हर प्रपोजिशन और हर वार्ड माइनर गार्डियन के साथ अलग-अलग है। वार्ड की पोजीशन, माइनर की पोजीशन भी अलग-अलग है और गार्डियन की पोजीशन भी अलग-अलग है। कभी किसी एक पैमाने पे इसको नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक पैमाने या एक मेथड के साथ नहीं जा सकता कि यही बंदा जो है उसका गार्डियन हो सकता है या नहीं हो सकता। मसलन कि एक बहुत कॉमन सी चीज है कि लेडी अगर रीमैरी, दोबारा शादी कर लेती है, तो वो डिप्राइव हो जाती है अपने जो माइनर है, पहला बच्चा है, उसकी कस्टडी से। लेकिन ये भी कोई पेनल्टी मेट नहीं है, कोई हतमी नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है। अगर ऐसे सर्कमस्टेंस हो तो उसका, लेडी का कोई कसूर नहीं है, इस पे भी जजमेंट्स हैं, कोई कसूर नहीं है लेडी का, तो उसने अगर दोबारा शादी कर ली तो वो शी डेफिनेटली डिप्राइव्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द माइनर and deprived of the capacity as a guardian. That is a no sole criteria और ground। आगे बात करता है सेक्स बाद रिलीजन। अब ये भी मैटर करता है। नंबर 4, चौथा नंबर क्या है, किस मजहब से, चूंकि हर मजहब की अपनी अपना तरीकाकार, इवन के इसके अलावा अगर कस्टम्स हैं, यूजेज हैं सोसाइटी के, तो वो भी हर सेक्ट और हर मजहब में अलग-अलग ऑब्जर्व होते हैं। एक मुसलमान है और वो पर्दा नशी है, एक मुसलमान है वो पर्दा नशी नहीं है, तो वहां भी ला थोड़ा सा इन चीजों को देखेगा। आगे कहता है जी, रिलीजन ऑफ द माइनर, कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन। हम 5th नंबर पे आ गए सर। 5th नंबर, ये वो बात है, करैक्टर यहां कहते हैं एंड कैपेसिटी ऑफ प्रपोज्ड गार्डियन। अब प्रपोज्ड गार्डियन की क्या कैपेसिटी है, यानी कि उसके सर्कमस्टेंस क्या है, उसके हालात क्या है, उसकी अपनी अगर सर्वाइवल नहीं है तो वो माइनर की सर्वाइवल या माइनर की वेलफेयर, माइनर की एजुकेशन वो किस तरह लेके चलेगा और चल सकता है। तो ये 5th नंबर पे आ गया कि उसकी कैपेसिटी, पोजीशन ये क्या है। और आगे करैक्टर,
करैक्टर पे जैसे हमने कहा, हाँ ये है कि अगर किसी ऐसा कोई बंदा करैक्टर, जो गार्डियन है, प्रपोज गार्डियन की बात हो रही है, तो वो उसका करैक्टर कुछ इस तरह का है, ऑलरेडी है, नजर आ रहा है और उस पर कोई सबूत हैं, तो उस सूरत में भी उसके करैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। Of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor। अगली बात नियरनेस या किनशिप कह लें। नियरनेस मैंने इसलिए कहा, ये 6 पॉइंट हमारा बनता है 6, इसलिए कह रहा हूं कि ला नियरनेस की बात कर रहा है। जो अभी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो नियरनेस की ही बात करता है। किनशिप, किन है लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। आगे जी, कि वो उसका माइनर से ताल्लुक क्या है, कोई रिमोट है, नजदीक है। आगे सर नंबर 7, सेवंथ क्या है, विशेस। सेवंथ, अब विशेस किसकी हो सकती हैं सही, वो कहता है जी विशेस, द विशेस इफ एनी ऑफ द डिसीज्ड पेरेंट्स, विशेस ख्वाहिशात के मतवफी जो है फौत होते हुए एट द टाइम ऑफ डेथ या उससे पहले, वो चाहता है कि मेरा बच्चा फलां बंदे की कस्टडी में रहे और ये एक प्रॉपर अगर सबूत हो या इन रिटन हो तो वो ज्यादा अफेक्टिव होगा। अगर कोई बंदा इस पोजीशन में है कि उसे लगता है कि वो फर्दर सरवाइव नहीं कर सकता और वो ये भी चाहता है कि उसका बच्चा फलां बंदा जो है उसका गार्डियन मुकर्रर हो, तो वो तहरीरी कर सकता है और कर देगा, तो ला उस पे इफेक्ट लेता है, उसका इफेक्ट रखेगा। एग्जिस्टिंग और प्रीवियस रिलेशंस ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन। नंबर 8, अच्छा जितने भी कह रहा हूं ना 8, ये कहता है कि उसका प्रीवियस और एग्जिस्टिंग रिलेशन किसके साथ कितना था, गार्डियन के साथ, माइनर का, जो प्रपोज्ड गार्डियन, जैसे लफ्ज प्रपोज्ड उसने कहा तो अभी गार्डियन मुकर्रर नहीं हुआ, जैसे भी अंडर कोई चीज कंसिडरेशन होगी लीगली लॉ में, तो प्रपोज्ड अक्यूज्ड, जैसे जिसके खिलाफ है पटिशन जा रही है, प्रपोज्ड गार्डियन, तो ये प्रपोज के साथ ही इंटेंडेड जो चाह रहा है। थर्ड वो कहता है जी इफ द माइनर इज ओल्ड इनफ। हाँ यहाँ एज का और फैक्टर आ गया, एक तो एज हमने पहले कहा, अगेन अगर उसकी इतनी एज है और वो एक इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट दे रहा है, अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट दे रहा है या हालातों वाकयात को समझता है, अब वो अपनी एफिलिएशन शो कर रहा है किसी के साथ जो गार्डियन बनने जा रहा है, तो फिर भी कोर्ट इसको कंसीडर करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इस सेक्शन 17 का सबसे अहम और क्रक्स ये है, जितना भी हमने डिस्कस किया, 17 का 5 ये कहता है कि जो गार्डियन पॉइंट होने जा रहा है उसकी वो चाहता हो पॉइंट होना, the court shall not appoint or declare any person to be a guardian against his will। अब जो गार्डियन बनने जा रहा है उसकी ख्वाहिश हो उसको टेकअप करने की, ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा माइनर का गार्डियन नहीं बनना चाहता तो जबरदस्ती उसे गार्डियन नहीं बनाया जा सकता। तो गार्डियन की भी विशेस हैं बनने के लिए, इंटेंशन है, ईगरनेस है, जो कोर्ट को रिक्विजिट है, रिक्वायर है इस सेक्शन के तहत। थैंक यू जी।